पंचकर्म अर्थात पांच कर्म आयुर्वेद की उत्कृष्ट चिकित्सा विधि है। पंचकर्म को आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इस विधि से शरीर में होने वाले रोगों और रोग के कारणों को दूर करने के लिए और तीनों दोषों अर्थात त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के असम रूप को समरूप में पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन इन कई प्रक्रियाओं में पांच कर्म मुख्य हैं, इसीलिए पंचकर्म कहते हैं। आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा पद्धति देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। देश के दक्षिणी भाग में यह बहुत लोकप्रिय है और सामान्य तौर पर लोक जीवन में स्वीकार्य है। उत्तर भारत में यह पद्धति हाल ही में उपयोग में लाई जा रही है। इस पद्धति में शरीर के विषों को बाहर निकालकर शुद्ध किया जाता है। इसी से रोग निवारण भी हो जाता है। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करती है। यह शरीर शोधन की प्रक्रिया है जो स्वस्थ मनुष्य के लिए भी फायदेमंद है। इसमें 5 प्रधान कर्म होते हैं तथा इनके पहले किए जाने वाले 2 पूर्व कर्म। प्रधान कर्म का चिकित्सानुसार 1. वमन 2. विरेचन 3. आस्थापन वस्ति 4. अनुवासन बस्ती 5. नस्य शल्य चिकित्सानुसार आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति को वस्ति शीर्षक के अंतर्गत लेकर तीसरा प्रधान कर्म माना गया है तथा 5वां प्रधान कर्म रक्त मोक्षण को माना गया है। पूर्व कर्म 1. स्नेहन स्नेह शब्द का तात्पर्य शरीर को स्निग्ध करने से है। यह स्नेह क्रिया शरीर पर बाह्य रूप से तेल आदि स्निग्ध पदार्थों का अभ्यंग मालिश करके भी की जाती है तथा इन पदार्थों का मुख द्वारा प्रयोग करके भी की जाती है। कुछ रोगों की चिकित्सा में स्नेहन को प्रधान कर्म के रूप में भी किया जाता है। 1. घृत 2. मज्जा 3. वसा 4. तेल। इनमें घृत गोघृत को उत्तम स्नेह माना गया है। ये चारों स्नेह मुख्य रूप से पित्तशामक होते हैं। 2. स्वेदन स्वेदन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे स्वेद अर्थात पसीना उत्पन्न हो। कृत्रिम उपायों द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न करने की क्रिया स्वेदन कहलाती है। कोरोना पिछले साल आ चुका है 2019 में, उसके कारण पेशेंट काफी डरा हुआ है। अभी वैक्सीन ले चुका है पेशेंट। जिन्हें कोरोना हुआ है उन्होंने ओवरडोज मेडिसिन ली है क्योंकि कोरोना के लिए अभी तक के कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं था। इस वजह से उसका बचाव और उसके लिए मेडिसिन, ये जो दोनों ट्रीटमेंट थे इसमें काफी किसी को फायदा हुआ है और साथ ही साथ जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसे काफी नुकसान हुआ है। तो इसके अनुसार पेशेंट जिसे कोरोना हुआ है और जो कोरोना की वजह से परेशान है, एक तो डर है और दूसरा है उसका होने वाले साइड इफेक्ट्स। तो ये साइड इफेक्ट्स के लिए अभी हम काफी परेशान हैं क्योंकि पेशेंट जो है वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है कि उसमें जो अंदर से उसकी दवाइयों के प्रति, डॉक्टर के प्रति और वातावरण के प्रति एक असमियत बरत रहा है क्योंकि वो खुद नहीं जानता है कि उसे हुआ क्या है और उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना अभी हमें थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हालत अभी काबू में आ रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे पास आता है हमें उससे पूरी तरह से उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। उसका पूरी दिनचर्या के अनुसार उसे क्या तकलीफ है इसको हमें पता करना पड़ता है। तो अभी जो फिलहाल वातावरण शुरू है उस अनुसार हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल हालत काफी हमारे अनुसार है क्योंकि पेशेंट जो है अभी हमारी सुन रहा है। लेकिन गलतियां ये हो रही है कि पेशेंट को जो भी तकलीफें हैं वो घबराहट के कारण, डर के कारण हमें बता नहीं पा रहा है और जो बीमारी है उसके अंदर मौजूद है और वो बीमारी अंदर रहने के कारण बढ़ रही है। जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और भी कुछ बीमारियां हैं जो डॉक्टर के पास न आने के कारण वो अपने आप में बढ़ते जा रही हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका जब चेकअप करते हैं, जैसे आज एक पुलिस कर्मी आया मेरे पास तो वो काफी डरा हुआ था, उसे तकलीफ थी तो चेकअप किया तो बोला मैडम मैं कल हॉस्पिटल गया था, मैंने सलाइन लगाई, आप मुझे सलाइन लगा दो। क्यों? क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। मैंने उसका प्रॉपर टेस्ट किया, उससे जानकारी ली। जब मैंने जैसे उसका शुगर देखा उसका शुगर था 48। तो मुझे समझ में आ गया कि इसे तकलीफ क्या है। तुरंत उसे ग्लूकॉन डी दिया और
कुछ ट्रीटमेंट किया और उसकी शुगर नॉर्मल आई। तो ये हो रहा है कि पेशेंट खुद परेशान है और जान नहीं पा रहा है कि उसे तकलीफ क्या है। मैं पल्लवी पंचकर्म के साथ साथ माधवबाग दत्तबाड़ी माधवबाग की भी ओनर हूँ और मैं फ्रेंचाइजी ओनर होने के अनुसार हार्ट पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। तो ऐसा जो भी पेशेंट हमारे पास आता है कि जिसे बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हम पहले उसका ईसीजी करते हैं, साथ ही साथ टीएमटी टेस्ट होता है। एक मशीन होती है ट्रेडमिल, उसमें हम उसे चलाकर उसके जो चलने के अनुसार उसकी जो स्लोप है वो बढ़ते जाता है और उस अनुसार वो किस गति से कितनी स्पीड से चलता है और उसके हार्ट में उसके क्या प्रभाव पड़ता है और उसके अनुसार उसका बीपी कितना रेज होता है, उसका हार्ट बीट कितना रेज होता है, उस अनुसार हम उसे डायग्नोज करते हैं कि उसे तकलीफ क्या है। और अगर उसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उसे एंजियोग्राफी के लिए रिफर करते हैं और एंजियोग्राफी में अगर उसे ब्लॉकेजेस आते हैं तो ब्लॉकेजेस के अनुसार उसके हमारे क्राइटेरिया है, उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ठीक इसी तरह जैसे आपने कहा डायबिटीज है, कोमॉर्बिडिटी है, तो आप भी बहुत ज्यादा परेशानी है इसकी। कोमॉर्बिडिटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है अभी सतत लॉकडाउन रहा है, उसके बाद में पेशेंट घर में रहने के अनुसार काफी कुछ खाने पीने में आया है, उसने एक्सरसाइज कम किया है, वॉकिंग कम किया है, तो इसकी वजह से उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों का ज्यादा प्रमाण में, यानी जो नहीं होना चाहिए था उसकी एज में, वो अभी उसे हुआ है। तो उस अनुसार उसे गाइड करना, प्रॉपर उसकी दिनचर्या बताना, उसके एक्सरसाइज बताना और साथ ही साथ उसको दवाइयां देना। और यदि उसका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसे पंचकर्म में एडवाइस करना, क्योंकि पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें शोधन होता है और साथ ही साथ शोधन के अनुसार हम उसे न्यूट्रिशनल बलवर्धक दवाइयां भी देते हैं। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा हमें मिलता है कि जिसमें ज्यादा तकलीफ है तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोज करके उसे हम पंचकर्म एडवाइस करते हैं और उस पंचकर्म के अनुसार जब हम उसका शमन चिकित्सा करते हैं, हमारा पंचकर्म होता है 8 दिन, 16 दिन और 30 दिन। कर्म बस्ती, योग बस्ती और काल पैटर्न, ऐसे हमारे पंचकर्म के बस्ती के प्रकार होते हैं। और जो पेशेंट है उसको उसके अनुसार हम उसे गाइड करते हैं कि देखिए आप ये करना है। और यदि पेशेंट हमारा सुनता है, हम उससे साथ में पंचकर्म के साथ में शमन चिकित्सा करते हैं और उसकी जो तकलीफ है उसको पूरी तरह से निजात में पाने में मदद करते हैं। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रिजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स होते हैं, न्यू बॉडी सेल्स होते हैं। जैसे आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे हमारे 7 धातु है और जो भी बीमारी है हम धातुगत उसका डायग्नोसिस करते हैं, निदान करते हैं। यदि वो रसगत है तो हमारे लिए बहुत आसान है उसका ट्रीटमेंट करना। रक्तगत है तो भी हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यदि व्याधि रोग मज्जागत हो जाता है, अस्थिगत हो जाता है, तो उसके लिए हमें फिर आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। और आज हम कह सकते हैं कि यदि कोई डायबिटीज से ग्रसित है, यदि कोई स्पाइन डिसऑर्डर से ग्रसित है, यदि कोई डिजेनरेटिव डिजीज से ग्रसित है, तो उसके लिए हमें पंचकर्म करना आज बहुत आवश्यक है। यदि समय है तो पंचकर्म जरूर होना चाहिए। और आज हमारे देश को, हमारे विश्व को पंचकर्म की बहुत आवश्यकता है और इस पंचकर्म के जागरूकता के लिए हमारे समाज ने आगे आना चाहिए। जो भी हमारे समाज में उच्च शिक्षित वर्ग है उसने इस कार्य में मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह चिकित्सा हमारी भारत की चिकित्सा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति नंबर 1 है। लेकिन कुछ कारणवश हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आज हमारे विश्व में आयुर्वेद के लिए बहुत जन जागृति है। आज सभी जानते हैं कि केमिकल से बचाओ और हर्बल से लगाओ यदि होता है तो जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसे ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है और वह काफी समय तक अपनी बीमारी से आजाद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी ऐसा है कि जो भी हम कह सकते हैं कि आईटी इंजीनियर ले लेते हैं,
या तो फिर ऐसा भी क्लर्क जो घर में बैठ के काम कर रहा है वो 8 से 10 घंटे सतत बैठा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, उसका फिजिकल एक्टिविटीज 0 है, उसका सिर्फ मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। वो मेंटल वर्क कर रहा है कंप्यूटर के साथ, मेंटल वर्क करने की वजह से उसका दिमाग स्ट्रेस में है, साथ ही साथ जो उसका स्पाइन है, जो उसका गर्दन है, गर्दन की जो हड्डी है उसमें उसको एक जैसे बैठे रहने की वजह से वहां पर स्टिफनेस आ रहा है, उसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं स्पॉन्डोलिसिस। या तो फिर उसके बाद में और एक स्टेज आती है उसके बाद में स्पॉन्डोलिस्थेसिस, कि उसमें उसकी जो मसल्स है वो और जकड़ जाती है। वो मसल्स जकड़ जाने के कारण उसकी जो मूवमेंट्स है वो ठीक से नहीं हो पाती है, लेकिन अपना काम है उसे करना है। तो वो काम करने के साथ साथ उसमें चक्कर आने लगते हैं, उसके आंखों में तकलीफ होनी शुरू होती है, उसका जो दिमाग है वो एक कंफ्यूजन में चले जाते हैं। फिर आते हम कमर की ओर, कमर में भी दर्द होता है क्योंकि वो सतत बैठा हुआ है। तो वो बैठे रहने के कारण उसकी जो कमर की हड्डियां है उसमें की जो डिस्क है वो डिस्क में प्रॉब्लम होती है, और वो डिस्क में स्वेलिंग आकर कभी कभी अगर ज्यादा भारी वजन का कोई रोगी है तो उसमें वो जो स्लिप डिस्क है वो ब्रेक हो जाती है, उसमें टीयर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो ऑपरेटेड केस हो जाता है। और उसके साथ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो जो खाना है उसका वो पेट में जैसा कि वैसा पड़ा रहता है और उसकी वजह से फैट बनते जाता है, और उसके अनुसार उसे फैटी लिवर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जो जैसे हम ले सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, संडास साफ नहीं होना, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो उसे होती है। तो इसके लिए बचाव के लिए मैं कह सकती हूँ कि पंचीकर्म बहुत जरूरी है। यदि वो 12 घंटा बैठा है तो 3 घंटे अगर वो अपने बॉडी के लिए देता है तो उसमें उसका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये जो बैठे रहने के कारण उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल बना है, जिसे हम कह सकते हैं आम धातु कह सकते हैं, तो ये धातु का निवारण करने के लिए पंचकर्म बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। अभी ऐसा है कि जो हर वैक्सीन होता है उसका एक टेस्टिंग होता है, और कोरोना डिजीज ऐसा है कि हमारे सामने एकदम आ गए और उसके लिए वैक्सीन बना जैसा वो डिजीज है उसके अनुसार। तो इसके प्रति भ्रांतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो लेडी है उसे अपनी खुद की जान और साथ में अपने बच्चे की जान, इसकी बहुत परवाह है, और उसे समाज में भी जो भ्रांतियां फैली हुई है कि वैक्सीन लेने से ऐसा हो गया, वैक्सीन लेने से वैसा हो गया, इसलिए शायद वो डरी हुई है। लेकिन हमें जो भी लेडी ने वैक्सीन लिया है उसे प्रॉपर डिलीवरी हुई है, ये हमें समाज को दिखाना होगा कि देखिए वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीन से फायदा ही, क्योंकि भविष्य है हमारा। अगर भविष्य में वैक्सीन से फायदा है तो हमें समाज को दिखाकर वैक्सीन के प्रति जागरूकता लाएंगे, और वो जागरूकता से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो हमारी सहेलियां हैं, वो उससे प्रभावित होंगी, और जो उनमें डर है वो अपने आप चले जाएगा। अभी हर बार होता है कि कोई भी नई चीज आती है तो हम उसको सरलता से नहीं लेते हैं, और इंजेक्शन वैक्सीन इससे तो पहले हम भारतीय काफी दूर भागते हैं। तो इस वजह से ये एक औपचारिकतावश हमें काम करना होगा, और इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर जन जागरण करनी होगी। अच्छा देखिए, हम दत्तावाड़ी में 271 गजानन सोसाइटी नागपुर का एक नगर परिषद एरिया है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारा 20 वर्ष से अधिक हो चुका है, और 12 वर्ष से हम पूरी तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसका कारण ऐसा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ पैथी फेल हो जाती है, फेल नहीं भी होती है तो हो सकता है कि उससे वो ट्रीटमेंट ना मिलता हो, तो इस वजह से बीमारियां बढ़ती जाती है। जब भी मैं साधारण भाषा में बोल लेती हूँ कि हड्डी की बीमारियां, स्पाइन की बीमारियां, जो हमारी मेरुदंड की हड्डी है उसमें स्लिप डिस्क करके एक बीमारी है, उसके बाद में नेक्रोसिस करके बीमारियां है, स्टेनोसिस है, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो काफी
दिन रहने के बाद अपना रूप और भी भयंकर, ज्यादा अति तकलीफ में देना शुरू कर देती है, जिसमें नस दब जाती है, पेशेंट चलने में असमर्थ होता है। घुटने की बीमारियां जो दिन पर दिन इलाज नहीं करने की वजह से घुटने की हड्डी घसने लगती है, वो नजदीक में आ जाती है और उसमें का जो फ्लूइड है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में कुछ पेट की बीमारियां, जिसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होती है और उसके वजह से आंतड़ियों में कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसके वजह से शरीर में वो जो पॉइजन है वो फैलना चालू होता है और किडनी, लिवर डिजीज, ऐसे हार्ट डिजीज, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में उसकी दिनचर्या पूछते हैं, उसकी पिछली बीमारियों की जानकारियां ली जाती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है और साथ ही साथ वो अभी क्या तकलीफ से गुजर रहा है उसकी जानकारी ली जाती है और फिर एक निदान किया जाता है कि इसे बीमारी क्या है, इसकी बीमारी की जड़ क्या है। उसकी बीमारी की जड़, उसका कारण जब हमें पता पड़ता है तो कुछ हम पथ्य अपथ्य बताते हैं कि आप ये खाओ मत, आप ऐसा मत करो, ऐसे काम मत करो, जिसे हम आयुर्वेद में आहार विहार कहते हैं। आहार का अर्थ होता है खाना और विहार का अर्थ होता है कि जो आप काम करते हैं, जैसे चलना है, दौड़ना है, फिल्म देखने जाना है, तो स्विमिंग करना है, इसे हम विहारगत लेते हैं। तो हम आहार विहार उसे समझाते हैं और आहार विहार समझाने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की, उसकी जो बीमारी है वो किस हद तक है, अगर वो साधारण है, वो दवाइयों से ठीक हो जाती है तो उसे शुद्ध हर्बल आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती है। और यदि वो बीमारी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जैसे मैंने बताया कि वो मज्जागत है, अस्थिगत है, तो उसे उसका प्रॉपर निदान करके उस अनुसार उसे सलाह दी जाती है। ये हमारा ट्रीटमेंट का तरीका है और यह बहुत जरूरी है। आज भी मैं कहती हूँ कि भारतवर्ष में 40% लोगों को पंचकर्म क्या है यह पता नहीं। कुछ लोग सिर्फ पंचकर्म को मालिश और भाप ही समझते हैं, जबकि पंचकर्म का मालिश और भाप ये पूर्व उपक्रम है, जिसमें जैसे सब्जी काटी जाती है और सब्जी बनाई जाती है। तो जो सब्जी काटना है उसे मैं पूर्व कर्म कहूंगी और सब्जी बनाना है इसे मैं यानी पंचकर्म कहूंगी। तो पंचकर्म के अंतर्गत आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ये हमारे 5 पंचकर्म है। यदि ये 5 पंचकर्म हमें करने होते हैं तो इसके अनुसार हमें पूर्व कर्म करने होते हैं। तो पूर्व कर्म और पंचकर्म, इसमें जो मिथ्या है, अगर ये मिथ्या अगर दूर हो जाए तो शायद हम बहुत आगे चले जाए।